की समस्या है। आज के इस संदर्भ में मैं अब क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो इस कार्यक्रम के आयोजक सचिव हैं, भूगोल विभाग के पूर्व अध्यक्ष श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज के पूर्व प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर दिनेश कुमार गुप्त जी, जिनकी परिकल्पना का ये प्रथम चरण जो आपके सामने है, क्योंकि मूल विषय हमारा है कोविड-19 और पर्यावरण विविध आयाम। इन विविध आयामों में से अभी 4 आयाम प्रथम चरण में हमने लिया है। आज हमारे उसके यशस्वी विद्वान, जिन्होंने बहुत लंबा समय, बड़ा लंबा अनुभव पर्यावरण को नजदीक से देखने का और सैद्धांतिक स्तर पर सोचने समझने का जिन्हें अवसर मिला है, उन सारे विद्वानों के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय डॉक्टर दिनेश कुमार गुप्त जी को कि वे आज का बीज वक्तव्य विषय परिवर्तन करें, जो 4 आयामों तक सीमित रहेगा। शेष आयामों पर हम अपने दूसरे वेबिनार सेकंड जो इस पर होगा, उसमें संपन्न करेंगे। आदरणीय डॉक्टर डी के गुप्त जी। सरस्वती वंदना के पश्चात प्राचार्य महोदय का स्वागत एवं कुलपति जी महोदय का उद्बोधन बहुत ही प्रशंसनीय, सराहनीय रहा। 10 मिनट की देरी तकनीकी कारणों से हो गई, जिसके लिए मैं आयोजन सचिव के रूप में सबसे क्षमा चाहता हूं। आज विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस संगोष्ठी पर मैं सभी विद्वान वक्ताओं का, कुलपति महोदय जी का, एवं यहाँ के प्राचार्य डॉक्टर वंदना जी, संयोजक डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र जी, भूगोल विभाग के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर रंजन शर्मा जी, कार्यक्रम के तकनीकी विशेषज्ञ डॉक्टर जयशंकर जी, महाविद्यालय के चीफ डॉक्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आयोजन सचिव के रूप में ये मेरा पहला उत्तरदायित्व है। एक चीज मैं आपको बता दूं, मैंने और संचालक महोदय ने प्राचार्य जी से मिल करके ये हुआ कि इस बार पर्यावरण दिवस पर कुछ विशेष कार्यक्रम किया जाए, और मंथन विमर्श करने के बाद हम लोगों ने ये विषय तय किया। इसके लिए मैं अपने परम श्रद्धेय गुरुवर डॉक्टर आरबी सिंह जी के अंदर में मैंने रिसर्च कार्य पूरा किया है। उनके प्रति हृदय से सदाउन्नत हूँ, जिन्होंने सहज भाव से इस उम्र में भी तुरंत हमारी बात को स्वीकार कर अपना अमूल्य समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। इसके बाद मैंने डॉक्टर वर्मा जी, जो वहाँ के पूर्व विभागाध्यक्ष रहे हैं, प्रोफेसर रहे हैं, एस वर्मा जी, उनके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, स्वागत करता हूँ। उन्होंने अपना अमूल्य समय आज हमें दिया, सभी ने सहज भाव से दिया। गोरखपुर के ही डॉक्टर इसके सिंह जी, जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी, और बीएचयू के वर्तमान प्रोफेसर डॉक्टर रविशंकर सिंह जी ने भी बहुत सहज भाव से, बिना किसी एक विशेष अनुरोध के, उन्होंने कहा कि नहीं, ये कार्यक्रम है तो हम लोग सम्मिलित होंगे। तो पुनः आप सभी वक्ताओं को आभार व्यक्त करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जितने प्रतिभागीगण हैं उन सबका पुनः हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मित्रों, आज विश्व पर्यावरण दिवस है। 1972 में जब स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, उसी में तय किया गया समस्याओं के कारण कि हर प्रत्येक वर्ष इसको जो है एक पर्व के रूप में मनाया जाए, अलग अलग थीम का। इस वर्ष जर्मनी और कोलंबिया ने मिल करके इस पर्यावरण दिवस को, दोनों देश मिल करके मना रहे हैं। इस वर्ष की थीम है बायोडायवर्सिटी, जैविक विविधता। जैविक विविधता को कैसे अक्षुण्ण रखा जाए, कैसे संरक्षित किया जाए, इसके लिए मैं एक चीज आपको बता दूं, अभी एक हफ्ता पहले तक 29,000 जीवों पर रिसर्च हुआ,
जिसमें से 500 जीवों की संख्या 1000 से कम है। 500 जीवों का जीवन संकट में है। इसलिए इसको कैसे बचाया जाए, इसके कारण जो है इस बार इस थीम को रखा गया। इसके बाद मैं कोविड-19 और पर्यावरण, इसके विविध आयाम पर बहुत संक्षेप में मैं थोड़ी सी बात करूंगा। मित्रों, एक चीज मैं बता दूं, आज एक वायरस के कारण हमारा सामाजिक जीवन, हमारा आर्थिक जीवन और हमारा राजनीतिक जीवन सब कुछ बदल गया है। ये सभी जो है कहीं न कहीं टकराहट है, कहीं न कहीं हम एक भौतिक मनुष्य बनकर रह गए हैं, जो कि प्रथम अवस्था में हम लोग थे कि आश्रय चाहिए, भोजन चाहिए, पानी चाहिए, घरों में हम अपनी गुफाओं में रहते थे। वो उस अवस्था में पहुंच गए हैं एक वायरस के कारण। मित्रों, एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि कोविड-19 जो महामारी है, इसका सूत्रपात एक आउटब्रेक हो रहा है वुहान में, जो कि वो भी प्रांत का एक शहर है चीन के, वहां आउटब्रेक हुआ। और आउटब्रेक होने के बाद अगल बगल उसके 2 प्रांतों में झिंजियांग, हुआयांग, इन प्रांतों में वो फैला। आउटब्रेक के बाद एक एपिडेमिक के रूप में इन 2 प्रांतों में फैला और देखते ही देखते एक सप्ताह के अंदर यह विश्वव्यापी महामारी बन गया। इस प्रकार पहले आउटब्रेक हुआ, फिर एपिडेमिक हुआ और फिर पैंडेमिक के रूप में पूरे विश्व में अपना कब्जा कर लिया। एक चीज मैं बताऊं, यहां पर 2 आरोप लगते हैं चीन पर। एक ग्रुप यह आरोप लगाता है कि ये मैन मेड है वायरस, आपने अपनी वुहान वायरोलॉजी में जानबूझकर इसे बनाया है अपनी प्रभुता कायम करने के लिए। और दूसरा आरोप लगता है कि आपने जानबूझ के इसे छिपाया है। पहला आरोप अभी पुष्टि की प्रक्रिया में है, कुछ नहीं, इसके बारे में कोई प्रमाण नहीं है कि ये मैन मेड है कि नेचुरल मेड है। इसलिए इस पर हम, ये विवाद के विषय, इस पर हम कोई वार्ता नहीं करेंगे, कोई बातें नहीं कहेंगे। जहां तक दूसरा आरोप है कि इसने बात को छिपाया, जिसके कारण महामारी जो है फैली। इसके बारे में एक चीज मैं बताऊं आपको, 30 दिसंबर 2019 को चीन को पता चल गया था कि यह महामारी है। वहां एक डॉक्टर थे वेनी लियांग, उन्होंने वी-चैट के माध्यम से इस समाचार को, इस बीमारी के बारे में आवाज नहीं आ रही सर, माइक म्यूट हो गया है लगता है जी। बस 2 मिनट वेट कीजिए। हेलो, देखिए सारी सर, हाँ थोड़ा ठीक क्यों नहीं आ रहा है। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? अब आ रही है, आ रही है आवाज। हेलो, सर आवाज आ रही है? हाँ जी आ जी, रही है। तो उसको जो है वेनी लियांग जो डॉक्टर था, उसकी मृत्यु जो है 7 फरवरी को हो जा रही है। 30 दिसंबर 2019 को चीन को पता चल गया था कि यह महामारी जो है बहुत ही भयावह है, लेकिन 30 दिसंबर से लेकर के 30 जनवरी तक वो 1 महीना इसको छिपाए रखा, WHO को सूचित नहीं किया। और 23 जनवरी को जब उसने वुहान को लॉकडाउन कर लिया, झिंजियांग प्रांत को लॉकडाउन कर लिया, अपने सभी प्रांतों को जो अगल बगल जहां संक्रमण फैला था उसको लॉकडाउन कर लिया, तब जाकर के अंत में 30 जनवरी को WHO को यह सूचित करता है। और इसके पहले इसने विदेशों से आयात किया, किसका? मास्क का, वेंटिलेटर का, सैनिटाइजर का, सभी अवस्थापना तत्वों का उसने, चिकित्सा अवस्थापना तत्वों का आयात किया। और इसके बाद जब पूरी तैयारी कर लिया, लड़ने के लिए साजो सामान जुटा लेता है, तत्पश्चात
ये WHO को 30 जनवरी को सूचित करता है। और इस दौरान इंटरनेशनल फ्लाइट जारी रही और वह बीमारी का निर्यात करने लगा, महामारी का निर्यात किया। इटली में किया, स्पेन में किया, जर्मनी में किया, फ्रांस में किया, USA में किया, ब्राजील में किया और भारत में भी किया। ये सबसे बड़ा आरोप है जो 100% जो है सिद्ध होता है। मैन मेड है कि नेचर मेड है, ये तो पुष्टि की प्रक्रिया में है, लेकिन यह विवाद बिल्कुल पारदर्शिता के साथ सबके सामने, दूसरे के सामने दिखाई दे रहा है। खैर, भारत की तारीफ करूंगा अपने प्रधानमंत्री जी की, किस विवाद में न पड़ करके हम लोगों ने इसके लिए तैयारी करनी शुरू कर दी। थोड़ा सा किंतु परंतु है जो कि मैं आपको बता दूं, 25 फरवरी को एक कार्यक्रम होने वाला था अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड महोदय का। उस कार्यक्रम की व्यस्तता की वजह से हमारा ध्यान जिस गंभीरता से जाना चाहिए इस बीमारी की तरफ, उस गंभीरता से नहीं गया। आवाज सब जारी है ना? उस गंभीरता से उन्होंने नहीं लिया, हमने भी नहीं लिया। डोनाल्ड के कार्यक्रम के पश्चात होली आती है 10 मार्च को, और 10 मार्च को हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भाई इस बार होली जो है सामूहिक रूप में न मनाए, व्यक्तिगत रूप में मनाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, तब हम सजग होते हैं। अच्छी बात यह है कि उसको हमने गंभीरता से लिया। 19 जनवरी को प्रधानमंत्री फिर संबोधन करते हैं और 24 जनवरी से पूरे 66 दिन के लिए लॉकडाउन कर लिया जाता है। इसमें हमने तैयारियां की है, बीमारी को रोकने के लिए हमने अपनी पूरी तैयारियां कर ली। जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था इसको हमको जुटाने का समय मिल गया। यद्यपि तमाम तरह की दिक्कतें आई, परेशानियां हुई, यद्यपि उस समय इन्फेक्शन लेवल बहुत कम था। अगर ट्रेनें चलती तो शायद ये बाद में जो मजदूरों वाली प्रॉब्लम थी वो नहीं आती, क्योंकि इन्फेक्शन कम था। अगर वेटिंग लिस्ट समाप्त करके ट्रेनें चलाई जाती तो सब अपने घर पहुंच सकते थे, किंतु चूंकि अचानक इससे हम डर गए भयावहता से कि फैले ना, हमने उस समय लॉकडाउन कर दिया। और जो है कम से कम हमको तैयारी का समय मिल गया, तो उस समय उन परिस्थितियों में भारत ने बहुत अच्छा कदम उठाया। मित्रों, ये कहानी है कोविड-19 की, और वर्तमान वाली बातें हमसे आप ज्यादा जानते हैं। अब आइए थोड़ा सा पर्यावरण पर। पर्यावरण, इन्वायरमेंट शब्द जो है, इन्वायरनल, ये शब्द है फ्रेंच का, और इसका मतलब होता है टू सराउंड। किसी भी जीव को चारों तरफ से जो चीजें प्राकृतिक और भौतिक और सामाजिक सांस्कृतिक चीजें जो आवेष्टित करती हो, उसका पर्यावरण है। इसके डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, सब लोग जानते हैं। प्रश्न मैं कुछ उठा रहा हूं, जैसा कि कुलपति जी ने संबोधित किया था, कुछ व्यवहारिक समस्याओं की तरफ। एक मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूं। लॉकडाउन के पहले एयर क्वालिटी जी AQI इंडेक्स था दिल्ली का 300। लॉकडाउन के बाद फिर 250-300 हो गया, जाड़े में 400 से 500 पहुंच गया था, और अप्रैल में और मई में 52 था। एक आदर्श स्थिति होती है, 50 के नीचे एक आदर्श स्थिति होती है। तो क्या लॉकडाउन शुद्ध हवा हमको चाहिए? तो क्या लॉकडाउन करके हम शुद्ध हवा लेंगे? हवा तो शुद्ध। आवाज नहीं आ रही है सर। इसके बाद अभी निसर्ग तूफान आया था। कल अभी डाटा आया है कि बम्बे शहर का जो एयर क्वालिटी थी 22 थी, AQI इंडेक्स 22 था। आदर्श के बहुत 50 के नीचे आदर्श की स्थिति है, 0 से 50, उसमें जो है वो भी ठीक हो गया। तो क्या चक्रवात और तूफानों के मार्फत जो है हम एयर क्वालिटी को सही करेंगे? ये रास्ता है। फिर इधर अम्फन तूफान आया, उसके कारण तमाम सकारात्मक पक्ष हुए होंगे नकारात्मक के साथ साथ। मित्रों, एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि अगर जंगल नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे, अगर विभिन्न जीव नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। हम अन्य जीवों को मारकर, उनको नष्ट कर, जंगल को नष्ट कर हम अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर सकते। एकदम स्पष्ट है ये। तो क्या किया जाए? शुद्ध हवा लेंगे तो भोजन बगैर मर जाएंगे। शुद्ध जल मिल जा रहा है, नदियों का आधा तल दिखाई दे रहा है, कंकड़ दिखाई देने लगे, एकदम साफ हो गई नदियां, तो शुद्ध जल तो मिल गया। ठीक है, हमको प्यूरिफायर का पानी नहीं पीना पड़ेगा, लेकिन खाएंगे क्या? भोजन कैसे मिलेगा? ये कपड़ा कैसे मिलेगा? सामाजिक जीवन का क्या होगा? लॉकडाउन करके पर्यावरण की शुद्धि के नाम पर
हम अपने आर्थिक क्रियाओं को कैसे कम कर सकते हैं, यहाँ एक सोचने का बिंदु है। मित्रों, अगर हम थोड़ा सा इतिहास में जाएं तो 1750 के पहले और 1750 के बाद जमीन आसमान का फर्क आता है। 1750 के पहले मनु जब आखेट अवस्था में था, आखेटक था, उसके बाद पशुओं को पालने लगा और तीसरी अवस्था में निर्वहन कृषि करने लगा। पर्यावरण की कोई समस्या नहीं थी। इन तीनों अवस्थाओं में पर्यावरण की कोई समस्या नहीं थी। हम पीपल की पूजा करते थे, हम वट वृक्ष की पूजा करते थे, हम आंवले की पूजा करते थे, हम नीम की पूजा करते थे, नदी में स्नान करने के पहले चरण स्पर्श करते थे और जिसके बाद जो है हम अनुमति लेकर जाते थे। 1750 तक कोई समस्या नहीं थी। जनसंख्या कम थी, आवश्यकता कम थी, डिमांड कम होने के कारण कोई अधिक दबाव पड़ा नहीं। 1750 के बाद जब औद्योगिक क्रांति होती है, 1750 से लेकर के 1950 तक, इन 200 सालों में वर्तमान जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं उसकी मजबूत नींव हम लोगों ने डाल दी। इकोनॉमिक जो ग्रोथ स्कूल है, संभववाद है, इसके कारण हमने जो है एक मजबूत नींव 1750 से लेकर के 1950 के बीच में 200 सालों के बीच डाली। ठीक है, बहुत आर्थिक प्रगति कर लिए, बहुत ऊंचाई पर हम चले गए, पूरा विश्व सांस्कृतिक रूप से ग्लोबल विलेज बन गया, संस्कृतियां एक दूसरे के नजदीक आई, होड़ समय कम था, एक होड़ की तरफ बढ़े एक दूसरे के प्रति, पर्यावरण कुछ नहीं, माइंड इज इस कंसेप्ट के तहत हमने पूरा का पूरा जो है बिना किसी विवेक के दोहन किया संसाधनों का, निष्कर्षण किया संसाधनों का, और जो है आर्थिक उन्नत पैदा की, आर्थिक उन्नत दृष्टि से समुन्नत हो गए हम, किंतु हम विकसित नहीं हुए। अगर विकसित होते तो पर्यावरण समस्याएं नहीं आती। दूसरा, अगर थोड़ा सा आलोचना करें तो आग की खोज, दूसरा आग की खोज के बाद पहिए की खोज, और पहिए की खोज के बाद इंजन की खोज, और इंजन में जैव ईंधन का लगाया जाना, जैव ईंधन का प्रयोग किया जाना। मित्रों, आग की खोज से हमने स्वाद पा लिया, स्वाद बढ़ गया, इसके तमाम सकारात्मक नकारात्मक पहलू है। पहिए ने और नाव ने हमारी गति को बढ़ा दिया, लेकिन तो भी कोई बहुत दुष्प्रभाव नहीं पड़ा, पर्यावरणीय समस्याएं गहराई नहीं, क्योंकि जनसंख्या सीमित थी और होमोस्टेटिक प्रोसेस के कारण जो नेचर है, सेल्फ इनबिल्ट सेल्फ रेगुलेटरी जो सिस्टम है नेचर में, उसके कारण हमारी गलतियों को क्षमा कर देती थी, अपने को सुधर करती थी। लेकिन जब इंजन की खोज हो गई, जैव आधारित इंजन, जिसमें जैव ऊर्जा का प्रयोग होता है, पेट्रोल और डीजल का, कोयले का, इसके कारण क्या हुआ, कॉम्बिनेशन आग फिर पहिया और फिर इंजन, ये तीनों जब मिल जाते हैं तो दिन दूनी रात चौगुनी की दर से खनिज संसाधनों का दोहन होता है और कार्बन उत्सर्जन इतनी मात्रा में होता है 200 सालों में कि हम 1950 आते आते पर्यावरण में कार्बन कितना मात्रा हमने डाल दिया कि हमारा पर्यावरण में हमारा क्लाइमेट चेंज की बात आ गई, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई। और एक चीज मैं बताऊं, अगर टेम्परेचर आइडियल रहता तो ये समस्याएं नहीं आती। समुद्र जल का तापमान बढ़ा, पर्यावरण का तापमान बढ़ा, क्लाइमेट चेंज आई, और जब क्लाइमेट चेंज होगी, टेम्परेचर जो नेचर का बदलेगा तो विभिन्न प्रकार की बीमारियां आएंगी। इस तरह की प्रबल संभावना है। ये हमारा जो है ये है। अभी तो स्पष्ट नहीं कि इस बीमारी के पीछे क्या है, लेकिन जितनी अन्य बीमारियां हैं और जितनी पर्यावरणीय समस्याएं हैं, कहीं न कहीं हमारे दुष्कर्मों का, आर्थिक दुष्कर्मों का ही परिणाम है, जिसके लिए स्वतः 200 सालों में हमने मजबूत जमीन तैयार किया है। आइए थोड़ा सा डायमेंशन की बात कर लें। हमने सोचा एक ही टॉपिक पर अगर सभी विद्वान बातें करेंगे तो हो सकता है कि श्रोताओं को एक स्पष्ट सोच न मिले, तो मैंने सोचा कि अब इसको फिजिकल डायमेंशन, सोशियो कल्चरल डायमेंशन, इकोनॉमिक डायमेंशन और जो है पॉलिटिकल डायमेंशन में हम बांटते हैं। जहां तक फिजिकल डायमेंशन की बात है, इसको हमने बता दिया कि भाई शुद्ध हवा, शुद्ध जल चाहिए,
किंतु किसके बिना पर चाहिए, मुंह के बिना पर तो नहीं चाहिए, वो भी जरूरी, ये भी जरूरी है। हमें उम्मीद है कि डॉक्टर वर्मा जी अपने वक्तव्य में इसको बताते हुए एक रास्ता जरूर सुझाएंगे कि एक ऐसा मॉडल भौतिक तत्वों का एक ऐसा मेल जोल, ऐसा संयोजन जो हमारी पृथ्वी को भी बचाए और हमें आगे का रास्ता भी दिखाए। इसके बाद आर्थिक जो आयाम है उसके अंदर एक चीज बता दूं, लॉकडाउन शुरू होने के पहले हमारी जो बेरोजगारी दर थी 7.5% थी, इसके पहले थी 4%, लेकिन मंदी के कारण, देखिए डिस्टर्ब हो गया, हाँ सॉरी ठीक है, लेकिन मंदी के कारण जो है ये 7.5% हो गए और लॉकडाउन के बाद ये 27% चली गई, 27% चली गई। तो कम। हेलो, तो डॉक्टर फिर चला गया। हेलो, इसके बाद डॉक्टर एसके सिंह साहब इस पक्ष पर अपनी बातें रखेंगे। इसके बाद सोशियो कल्चरल जो व्यू है इस पर, ये जो डायमेंशन है, डॉक्टर एसके सिंह अपनी बातें रखेंगे, डॉक्टर रविशंकर सिंह जी अपनी बातें रखेंगे। और एक चीज मैं बता दूं, इस समय हमारा जीवन सामाजिक सांस्कृतिक न होकर के बिल्कुल जैविक इकाई के रूप में हो गया। विवाह शादी बंद हो गए, तमाम समारोह बंद होंगे, मृत्यु में जो श्रद्धांजलि में 20 से अधिक लोग नहीं जा सकते, सम्मिलित नहीं हो सकते, सामाजिक जीवन बिल्कुल चरमरा गया। एक नया जीवन पद्धति हमें लग रहा है इसके बाद विकसित होगा, तो कौन सा होगा, इस पर डॉक्टर एसके सिंह, डॉक्टर रविशंकर सिंह जी भी के प्रकाश डालेंगे। और जहां तक पॉलिटिकल आयाम की बात है, पॉलिटिकल डायमेंशन की बात है, वैक्सीन में पॉलिटिक्स, मेडिसिन में पॉलिटिक्स, और सबसे बड़ी बात, जब पूरा विश्व इस महामारी से लड़ रहा है उसी समय उत्तरी कोरिया मिसाइल का परीक्षण कर रहा है, उसी समय चीन अनावश्यक अपने पड़ोसी देशों पर दबाव बना रहा है, उसी समय पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन भारत में कर रहा है, और तीनों का मिल करके एक नेक्सस की तरफ एक नेक्सस बन रहा है। इस पर भी डॉक्टर AR सिद्दीकी साहब अपनी बातें रखेंगे। एक और जो हमारा मित्र नेपाल था वो भी घुरा रहा है, कारण क्या, हमने धारचूला से लेकर के लिपू लेक लाख तक 80 किलोमीटर का जो रास्ता बनाया, जो सड़क बनाई, जिसके कारण जो आधा समय हो गया मानसरोवर यात्रा का भारतीयों के लिए, जो एक व्यक्ति लगभग 3 लाख खर्च करता था वो लगभग 1.5 लाख 1.25 लाख खर्च करेगा। इसका अधिकांश हिस्सा नेपाल में करता था, तो वहाँ का कैसीनो इंडस्ट्री, वहाँ का टूरिस्ट इंडस्ट्री चौपट हो गया। इसके कारण वो भी हम पर आंख दिखा रहा है कि मेरा क्षेत्र है, और 16 की बात कर रहा है उस समय, 18-16 की बात कर रहा है, वर्तमान में नहीं दे रहा है। ये भी एक पक्ष है, पॉलिटिकल डायमेंशन है। तो हमें उम्मीद है हमारे डॉक्टर साहब, श्रद्धेय डॉक्टर अरविंद सिंह सर, जिनके निर्देशन में अपना PhD का काम किया, सभी को सम्मिलित करते हुए एक अध्यक्षीय भाषण के रूप में अपना आशीर्वाद हम सबको देंगे। इसी शुभकामना के साथ पुनः सबका स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए, मैं अब ये मंच धन्यवाद के साथ संचालक महोदय को देता हूं। धन्यवाद।